दोस्तों नमस्कार। हम लेकर के आ रहे हैं आपके समक्ष एक ऐसा शो जो आपके कानों से होकर के दिल में उतर जाने का कार्य करेगा। आपके पूरे दिन की उदासीन भरी जिंदगी को हल्की सी मुस्कुराहट देने का काम करेगा। जी, हम लेकर के आ रहे हैं वाह वाह क्या कहने। और आप इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके होठों पर मुस्कान लाने का काम करेगा। आज आपसे हम एक ऐसे कवि से मुलाकात कराते हैं जो कविता के साथ साथ चिकित्सक क्षेत्र में भी अपना नाम समूचे हिंदुस्तान कहें या हाथरस में तो साहित्य के माध्यम से जाने व पहचाने जाते हैं, वो चिकित्सक के क्षेत्र में भी हाथरस और हाथरस से बाहर जाने व पहचाने जाते हैं। उनका नाम हुआ करता है डॉक्टर उपेंद्र झा जी। और किसी ने कहा भी है, हमारे कुल के बड़े कवि हुए हैं गोपाल दास नीरज, उन्होंने कहा है कभी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। जिस तरह से मानव होना भाग्य है, ऐसे ही कवि होना भी सौभाग्य है। मैं ऐसे ही एक सौभाग्य जो लेकर के इस धरती पर, इस धरा पर अपनी लेखनी को कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया करते हैं आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र झा, उनसे मुलाकात कराता हूं। आइए डॉक्टर उपेंद्र झा, आपका स्वागत है टीवी 30 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिकित्सक के साथ साथ कविता के क्षेत्र में आए, इसकी समानता, इसकी जो कि बीच की दूरी है, क्योंकि साइंस साइड के स्टूडेंट रहे होंगे और ये हिंदी साहित्य आपने चुना कविता के लिए, मंचों के लिए, तो कोई बीच में समस्याएं किस तरह की आपको महसूस हुई या सीधे कोई पारिवारिक सपोर्ट था साहित्य को लेकर के? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले तो टीवी 30 इंडिया के परिवार के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ मैं बता दूं, हाथरस कवियों की भूमि है जी। यहाँ हर 6वां 7वां व्यक्ति कवि के रूप में उभरता है। यहाँ बातें भी होती हैं तो तुकांतबद्ध होती हैं, होती हैं। और काका कवि और निर्भय की धरती है, तो उनसे, उनके साहित्य को पढ़ करके हमने उनसे प्रेरणा ली, उनसे इंस्पायर हुए। लिखते तो हम बहुत पहले से थे, लेकिन उसे लिख करके मन में एक डर ऐसा रहता था कि हमारी रचनाएं कहाँ तक ठीक हैं, कैसे क्या व्यवस्था है। फिर धीरे धीरे आप जैसे विद्वान सुधी कवियों के मध्य बैठना उठना हुआ, गोष्ठियों के माध्यम से, छोटे छोटे कवि सम्मेलनों के माध्यम से अपनी उस प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। और धीरे धीरे फिर लोगों का प्यार मिलता चला गया और कविताएँ पल्लवित होती चली गई। जैसे कविता का से कल्पना, ता से तालमेल और वा से विचार जी, आप इसको किस तरह से लेते हैं? कविता जैसा आपने बताया, उसके शब्दों से ही उसका अर्थ जो है पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। का से कल्पना, वास्तव में कवि के जो विचार हैं, जो सामाजिक पटल पर वो देखता है, तरह तरह की विसंगतियाँ, तरह तरह की चीज़ें वो देखता है, उनको किस तरह से वो अपने विचारों में प्रयोग करके लेखनी के रूप में उसे लिख करके समाज में देता है। वो कल्पना, विचार, अपने विचारों को, जो समाज में उसने चीज़ें देखी हैं, जो विसंगतियाँ देखी हैं, उनको विचारबद्ध करके किस तरह से उन्हें पंक्तियाँ देनी है, लाइन्स देनी है, कविता के रूप में प्रयोग करके उसे समाज में लाना है। और उन सब का तालमेल बना करके और कविता हो जाती है, जैसा कि आमतौर पर सभी कवि करते हैं। मुक्तक, गज़ल या गीत जी, किस तरह के लेखन को आप मंच पर लेकर के जाते हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत जो मानना है, मेरा व्यक्तिगत जो लेखन है, वो श्रृंगार मेरी प्रधान विधा है, श्रृंगार में लेखन है। हालांकि कवि का क्षेत्र तो बहुत ब्रॉड होता है, वो तमाम चीज़ों को देखता है, तमाम ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी उसे देखने को मिलती हैं। उसकी कलम तो कहीं भी चल सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरा जो लेखन है वो श्रृंगार से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में और कविता के क्षेत्र में जब आप रहते हैं, घर से बाहर जाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चिकित्सा क्षेत्र मेरा छूट रहा है? हाँ, ऐसा होता है अक्सर जो है, लेकिन इनमें तालमेल इसलिए बैठा दिया जाता है क्योंकि जितने भी कवि सम्मेलन हैं वो ज़्यादातर रात्रि में संचालित होते हैं, और चिकित्सा का जो समय है वो दिन का रहता है, तो दिन में अपने पेशेंट्स देखते हैं, उसके बाद में रात का जो समय वो कवि सम्मेलनों के लिए है। और दोनों ही विधाएँ ऐसी हैं, वह भी एक तरह से लोगों की सेवा का कार्य है, और यह भी सत्य को
उनके सामने परोसना, कहना, ये भी कवि का धर्म है। तो मैं दोनों को ही वरीयता देता हूँ। जैसा कि उपेंद्र जी ने बताया कि वो श्रृंगार रस के कवि हैं, तो आइए उनसे श्रृंगार की कुछ पंक्तियाँ सुनते हैं। क्योंकि हमारे डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ने कभी लिखा कि दिल की कोरी किताब लाया हूँ, नर्म नाजुक गुलाब लाया हूँ, और तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, उन खतों के जवाब लाया हूँ, उन खतों के जवाब लाया हूँ। ऐसे ही कुछ खतों के जवाब हम आपसे सुनना चाहते हैं, मुक्तक या गीत या गज़ल के माध्यम से। चलिए, जैसा आपका आदेश हुआ है तो मैं श्रृंगार से संबंधित आपको 2 मुक्तक आपको समर्पित करता हूँ, और एक छोटी सी गीतिका श्रृंगार की ही मैं समर्पित करूँगा, और गौर चाहूँगा देखें। श्रृंगार का है, और आप भी श्रृंगार के अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, तो देखें ज़रा कि आदतों से मेरी तुम खफा हो गए, आदतों से मेरी तुम खफा हो गए, जिंदगी से मेरी क्यों दफा हो गए, जिंदगी से मेरी क्यों दफा हो गए, याद में अब तलक जिसके सोया नहीं, वाह, वाह। और वो कहते हैं हम बेवफा हो गए, और वो कहते हैं हम बेवफा हो गए। और इसी कड़ी में जब आपने बात कही है श्रृंगार की, तो मैं एक मुक्तक और आपको ही समर्पित कर रहा हूँ, इसी से जुड़ा हुआ। देखें श्रृंगार की पराकाष्ठा देखें, मुक्तक आपको समर्पित करता हूँ कि प्यार को हमने समझा नहीं गौर से। देखें कि प्यार को हमने समझा नहीं गौर से, क्योंकि गुजरे नहीं हम इसी दौर से, क्योंकि गुजरे नहीं हम इसी दौर से, कि तुमसे मिलना मिलाना जो होता अगर, तो दिल लगाते नहीं हम किसी और से, दिल लगाते नहीं हम किसी और से। तो इस तरह के मुक्तक श्रृंगार के, जैसा मैंने आपको भी सुनाया, और आपने एक गीत के लिए भी आदेश किया है। श्रृंगार सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, नायक नायिका का प्रेम है जी, और उस प्रेम की पराकाष्ठा, इसमें कोई फूहड़पन नहीं है, और किस तरह से कभी उसे अपनी उस बात को लेखनी के माध्यम से कविता में कैसे परो सकता है। तो मैं छोटा सा एक गीत का आपको दे रहा हूँ, देखें कि जब से देखा है उनको ख्वाबों में, जब से देखा है उनको ख्वाबों में, वो ही बसने लगे निगाहों में। बहुत सुंदर। कि जब से देखा है उनको ख्वाबों में, वो ही बसने लगे निगाहों में। बंद देखें कि एक ही पृष्ठ ने बदल डाला, एक ही पृष्ठ ने बदल डाला, और फिर क्या पढ़ूं किताबों में, कि जब से देखा है उनको ख्वाबों में, वो ही बसने लगे निगाहों में। और देखें साहब कि भंवरे उनसे मिले और कहने लगे, भंवरे उनसे मिले, भंवरे उनसे मिले और कहने लगे, अब वो महक कहाँ गुलाबों में, अब वो महक कहाँ गुलाबों में, कि जब से देखा है उनको ख्वाबों में, वो ही बसने लगे निगाहों में। कि जब से छुआ है तुमने अधरों को,
जब से छुआ है तुमने अधरों को, अब वो नशा कहाँ शराबों में, अब वो नशा कहाँ शराबों में, कि जब से देखा है उनको ख्वाबों में, वो ही बसने लगे निगाहों में, कि वो ही बसने लगे निगाहों में। दो मुक्तक और एक गीतिका मैंने आपको समर्पित की, शायद आपको पसंद आई होगी। नहीं, आपने बहुत अच्छा, और मैं जो हमें देख रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि एक अद्भुत गीत के माध्यम से उन्होंने अपने दिल की बात आप तक पहुँचाई है। और ये गीत लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे श्रृंगार ही लिखना चाहिए, गीत लिखने चाहिए, या मुक्तक में अपनी बात कहनी चाहिए? देखिए, आपने दिल की बात किसी को अगर सौंपनी है, किसी को बतानी है, तो गीतों के माध्यम से होनी चाहिए या मुक्तक के माध्यम से होनी चाहिए? देखिए, कविता चाहे वो गीत की विधा हो, मुक्तक के माध्यम से हो, कवि अपने विचारों को श्रृंगार में नायिका को नायक के विचार, नायक को नायिका के विचार, कवि अपनी लेखनी से उनको सौंपता है। देखिए, मुक्तक 4 लाइन का मुक्तक होता है, 4 पंक्तियाँ हो, 6 पंक्तियाँ हो, छोटा सा मुक्तक होता है। उसमें कम शब्दों में हम अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं जी। गीत का गीत थोड़ा ब्रॉड उसका तरीका है, बड़े संक्षिप्त से हट करके हम उसे बड़े रूप में किसी को बताना चाहते हैं तो उसे गीत के माध्यम से भी हम उसे बता सकते हैं। ब्रज भाषा में भी कुछ लिखा, जैसे कि हम ब्रज में रहते हैं, ब्रज की देहरी कहा जाता है सातरस को, तो उस पर कोई आपने सवैया, छंद, रुबाई या कुछ भी उस तरह का लिखा हो? देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम ब्रज के रहने वाले लोग हैं। ब्रज का माधुर्य, ब्रज की भाषा, ब्रज की मधुरता हमारी रग रग में समाई हुई है। और जब आपका आदेश हो रहा है तो एक मुक्तक यहाँ के, हम ब्रज के रहने वाले लोग हैं, ब्रज के राजा भगवान कृष्ण कन्हैया को मैं एक मुक्तक उनका सौंपता हूँ और आपको समर्पित करता हूँ। देखें कि तू दीन दयाल कहावत है, ब्रज की भाषा में ही जी, कि तू दीन दयाल कहावत है, तू दीनन को हितकारी है। वाह। तू दीन दयाल कहावत है, तू दीनन को हितकारी है, भक्तन को तार दयो तेने, सुन ले अब मेरी बारी है। वाह। कि भक्तन को तार दयो तेने जी, सुन ले अब मेरी बारी है, कि रखबारो बन के भक्तन को और तन खूब करी रखबारी है, तन खूब करी रखबारी है, और सब चिंता छोड़ दई मैंने, मेरो रक्षक कृष्ण मुरारी है, मेरो रक्षक कृष्ण मुरारी है। बहुत सुंदर। तो इस तरह से ब्रज के माधुर्य में भी, ब्रज की भाषा में जी, इस तरह के तमाम लेखन, मुक्तक, सवैया बिल्कुल लिखे हैं। आपकी बातों से लगा कि आप अगर जितनी पकड़ खड़ी भाषा में रखते हैं, खड़ी बोली में रखते हैं, उतनी ही ब्रज भाषा में भी है, क्योंकि बहुत कम कवि अपने क्षेत्र में ऐसे हुए हैं जो खड़ी बोली में भी अपनी बातों को कहने का एक जरिया रखते हैं और एक ब्रज भाषा में। आइए, बहुत अच्छा लगा आज हमें डॉक्टर उपेंद्र झा जी से मिलकर, और ऐसे ही हम उन्हें पुनः आमंत्रण देंगे किसी अन्य कार्यक्रम में, किसी और दिवस के लिए। अब तक आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम, हमें कमेंट बॉक्स में और अपनी राय देकर के अवश्य बताइएगा। और इसी तरह हम हर हफ्ते किसी न किसी कवि के साथ, जो कि इस देश में अपनी एक पहचान लिए हुए हैं, ऐसे कवियों के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। मैं डॉक्टर नितिन मिश्रा आपसे इस समय विदा लेता हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। नमस्कार। और आप सब लोग कहते रहिए कि वाह वाह क्या कहने, या ये भी कह सकते हैं कि पीड़ाओं को जब लोग लगे सहने, कि पीड़ाओं को जब लोग लगे सहने, गमों का दरिया जब लगे बहने, कि पीड़ाओं को जब लोग लगे सहने, गमों का दरिया जब लगे बहने, आपके होठों पर मुस्कान बिखेरने के लिए हम ले आए हैं वाह वाह क्या कहने, वाह वाह क्या कहने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आप देख रहे हैं TV 30 इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।